सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संतोष सर का, विजय सर का और आदित्य सर का, सौरभ सर का एंड सारे मेरे कलीग्स जो इस बार सिलेक्टेड हुए हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोगों का, जो आप लोग यहाँ पे सुनने आए हैं हम लोगों को। मैं कहीं भी जाता हूँ सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ एक बात बोलने पे कि एजुकेशन का क्या महत्व है। कि मुझे लाइफ में एक चीज़ समझ में आया कि मैं बहुत खुशनसीब था कि मुझे एजुकेशन मिला। एजुकेशन मतलब उसे बंद कर दीजिए, उसे बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर दीजिए। तो मैं बहुत खुशनसीब था कि मुझे एजुकेशन मिला। एजुकेशन आपको बेसिकली आज़ादी देता है, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में यदि आपको एजुकेशन मिल गया है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पढ़ लिए हैं। एजुकेशन का मतलब क्या आप कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स बन रहे हैं या नहीं। कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स का मतलब ये है कि क्या आप एक एक लोगों को रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं कि नहीं। चाहे आपके पास कोई भी आ जाए, बड़े से बड़े पीएम, सीएम या जितने भी ऑफिसर आ जाएं या नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी आ जाएं, सब लोगों को आप रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तब आप असली एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। और एजुकेशन और इस टाइप का यदि आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं देन यू कैन बी अ ग्रेट कुक या फिर हाँ, तो आप यदि इस टाइप का एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा कुक भी हो सकते हैं, एक नॉर्मल शॉपकीपर भी हो सकते हैं या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस कुछ भी बन जाइए। आप एक फूल की तरह होंगे जो कहीं भी रहिएगा आप अपना सुगंध फैलाते रहिएगा। तो ऐसे लोग आपको बनने हैं। और मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि मैं क्यों आईएएस एज ए प्लेटफॉर्म चुना। मैं बहुत ही प्रिविलेज फील करता हूँ कि मुझे लाइफ में, इसको भी यहीं रख लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगा देख लूँगा। हाँ, तो मैं लाइफ में बहुत प्रिविलेज फील करता था अपने फैमिली की वजह से कि मुझे हर एक टाइप का फैसिलिटी मिला। मुझे अच्छे एजुकेशन मिले, मुझे अच्छे स्कूल में भेजा गया। उसके बाद मैं आईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई भी करी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यदि मुझे इतना अच्छा प्रिविलेज मिला है तो मैं भी किसी तरीके से समाज में जितने भी छोटे तबके के लोग हैं, जो लोग इतना अच्छा लाइफ एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनके लाइफ में मैं कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि जब ब्रिटिश का सरकार था इंडिया में तो उसका स्टार्ट हुआ था 1773 के बहुत बड़े फेमीन से, भूखमरी से, और ख़त्म भी हुआ 1943 के सबसे बड़े भूखमरी से। लेकिन आज़ाद होने के बाद भारत में इस टाइप का कोई भी फेमीन नहीं आया। इसका बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि हमने एक ऐसे समाज की स्थापना करने का मन बनाया जो कि संविधान के थ्रू हमने बनाया कि उस समाज में हर एक लोगों को इक्वालिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले और डिग्निटी मिले। तो इस समाज की स्थापना करने में डेफिनेटली एक छोटा प्रोसेस नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और फिर समाज इस्टेब्लिश हो गया। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग दिन में जो भी लाइफ जीते हैं, किस तरीके से अपने सारे कंडक्ट करते हैं, उससे डिफाइन होता है कि हमारा समाज कैसा बनेगा। तो मेरा भी यही उद्देश्य था कि किस तरीके से मैं अपने कर्मों के थ्रू समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आ पाऊँ। और मुझे लगता है कि आज अभी भी मैं जो कर रहा हूँ, शायद कुछ ना कुछ लोग तो मोटिवेट जरूर होंगे कि वो लोग भी पढ़ाई करें और पढ़ाई कंप्लीट पढ़ाई कीजिए, कि आपको बहुत मेहनत भी करना है और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। अब मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि इस एग्ज़ाम क्या है। ये एग्ज़ाम बेसिकली, ये एग्ज़ाम मुझे लगता है एक प्रोसेस है कि आप किस तरीके से अपने सोचने का तरीका चेंज करते हैं, किस तरीके से धीरे धीरे एग्ज़ाम को समझते हैं। यूपीएससी ये नहीं बताती है कि आप ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो। वो बस अपना सिलेबस दे रखी है और आपको
स्मार्ट बनना है कि किस तरीके से मैं उस सिलेबस को कंप्लीट करूं, जो यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरीके से बुक्स का सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से बुक्स को पढ़ते हैं और किस तरह नोट्स बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ बहुत नेसेसरी है कि स्मार्ट वर्क भी चाहिए और हार्ड वर्क भी चाहिए। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है? स्मार्ट वर्क मुझे लगता है कि आप हर एक बहुत सारे टॉपर्स का वीडियोस देखिए और उससे खुद का सारांश निकालिए कि मुझे क्या करना है। किसी टॉपर्स के बातों को आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। मैं हर एक में कहता हूँ कि डोंट फॉलो टॉपर्स, क्योंकि यदि आप टॉपर्स की बात समझते हैं तो फिर वो फॉलो नहीं हुआ, फिर आपके कन्विक्शन से खुद समझ में आए कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। मैं कभी भी ऐसे फील नहीं करता था कि मुझे ये टॉपर्स को फॉलो करना है, नहीं, लेकिन हाँ सुनता मैं हर एक लोगों का था, ध्यान से सुनता था कि क्या बता रहे हैं और खुद से स्ट्रैटेजी डेवलप करता था कि इस तरीके से मुझे काम करना है। तो ये मैं कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क है। प्लस यूपीएससी में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि आप इस दोनों को बेस बना के पढ़ाई करते हैं, कोई भी बुक को पढ़िए, इन दोनों को ध्यान रखिए, हर एक में इन दोनों को रेफर कीजिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और उसी के लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए। दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क। नाउ कमिंग टू हार्ड वर्क पार्ट, मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता था कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं हिस्ट्री की बुक पढ़ता था तो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट था, उस टाइम 4 से 5 साल के लिए सारे फ्रीडम फाइटर को जेल में डाल दिए थे। मुझे लगा वो लोग जब 4 से 5 साल भारत के आज़ादी के लिए जेल में काट सकते हैं, तो मेरे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है, तो मैं हार्ड वर्क क्यों खाऊं? बस करना है मुझे एक मेहनत, मैं सोचना क्या है, राइट? तो कभी ये मत सोचिए कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बस सोचिए कि यदि आपको करना है तो करना है। डजंट मैटर कि कितना घंटा पुट करना पड़ रहा है। मुझे कभी कभी एग्जाम में ज़रूरत लगता था 14 to 15 आवर्स में मैं कर लेता था। नॉर्मली इतना नहीं करता था, बट ज़रूरत लगे तो इतना भी कर लेता था। तो ये चीज़ का मोटिवेशन मुझे अपने फादर से भी बहुत आया। मेरे फादर का मेडिकल शॉप है और वो सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक दुकान में रहते हैं। वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो मैं देखता हूँ जब वो इतना काम कर सकते हैं मेरे लाइफ को अच्छा करने के लिए, और आई एम श्योर कि आप लोगों के भी फादर्स, पेरेंट्स, मदर्स जो भी हैं वो घर पे इतना काम करते हैं, तो देयर शुड बी नो एक्सक्यूज़ कि आप लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। जितना भी काम करना पड़े कीजिए, यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम, कि आपको अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा रखना है, तभी एक अच्छी बिल्डिंग तैयार होगी। और उस फाउंडेशन के लिए जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए, उसे आप टॉपर्स की वीडियोस से देख के यूट्यूब पे आप अच्छा लिस्ट बना सकते हैं कि क्या पढ़ना है, और उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए, जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत एक बुक होता है पॉलिटी के लिए, उसे मैंने एटलीस्ट 10 to 11 टाइम्स रिवाइज किया है, एंड दैट इज़ अराउंड 600 to 700 पेज बुक, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट, इस एग्ज़ाम में मैच्योरिटी बहुत ज़रूरत है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार कुछ सुन लिया बस उसे ही 2 साल तक फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप बार बार सीखते रहते हैं कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, और खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान रखते हुए प्लान डिवाइस करते रहते हैं। इसलिए कभी भी रिजिड मत होइए सोच में, हर एक लोगों की बातें सुनिए और अच्छी तरीके से सोच के डिसीजन लीजिए। कभी भी लाइफ में हड़बड़ाइए मत। जैसा शुभम बता रहा था कि साइलेंस इज़ वेरी नेसेसरी, एंड दैट इज़ ट्रू। साइलेंस मतलब ये नहीं कि आप बस बोल नहीं रहे हैं, आपका दिमाग भी बहुत साइलेंट है, तभी आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के लिए, और उस तरीके से अपने प्लान को डिवाइस करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए मैच्योरिटी और साइलेंट बहुत नेसेसरी है। नाउ द थर्ड अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ वाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल सब लोगों के पास फ़ोन है, इंटरनेट है, आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक यूज़ करते हैं, डेफिनेटली यूज़ कीजिए। ये एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है लोगों से कनेक्ट होने का, बट ध्यान रखिए कि एट द एंड ये टूल है, ये आपके लाइफ को ड्राइव नहीं करना चाहिए।
यदि एक नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप या फेसबुक का और हम बिना सोचे समझे 1.5-2 घंटे बर्बाद कर देते हैं, दिस मीन्स कि लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइफ बेसिकली टेक्नोलॉजी बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि क्या होता है वाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब कि आपको अपने लाइफ का विज़न डिसाइड करना है कि क्या करना है। यदि कोई लोग एनजीओ खोलना चाहते हैं या कोई लोग अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं या आईएएस आईपीएस, तब फिर आप अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए। लेकिन आपको लाइफ में पता नहीं है क्या कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी आपको बता रहा है, दिस इज़ नॉट वाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप सारे मटेरियल्स, जितने भी रिसोर्सेज ज़रूरत हैं, सब कुछ आप टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। आज इंटरनेट पे ऑलमोस्ट सारे बुक्स, सारे टेस्ट मटेरियल्स, जितने भी गाइडेंस चाहिए टॉपर्स का, सब कुछ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। बशर्ते आप समझदार बने कि किस तरीके से उन सब चीज़ों का यूज़ करना है। एक और पॉइंट इस एग्ज़ाम स्पेसिफिक में बताना चाहता हूँ, जिसमें मैंने इस बार बहुत अच्छा किया कि किस तरीके से मेंस में मार्क्स लेके आए, स्पेशली जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट में। 4 पेपर होते हैं जीएस के, हर एक पेपर 250-250 मार्क्स का होता है। तो लास्ट टाइम मैं 331 मार्क्स लेके आया था और इस बार मैं काफ़ी इंक्रीज़ कर पाया, 435 लेके आ पाया। एंड दैट वाज बिकॉज कि अगेन मैंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान रखते हुए प्रिपेयर किया। तो मैं ये किया कि यूपीएससी के सिलेबस में जितने भी वर्ड्स मेंशन्ड हैं, हर एक वर्ड्स पे खुद के नोट्स तैयार किए इंटरनेट से देख के, और उसी नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने करंट अफेयर्स भी तैयार किया। जो वर्ड्स मेंशन्ड है उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं, उस चीज़ को भी मैंने अपने नोट्स में डाला और उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। एटलीस्ट मैंने अपने नोट्स को 6 से 7 बार तो रिवाइज़ किया ही होगा एग्ज़ाम से पहले। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। जैसे डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता था। जैसे सोसाइटी पढ़ा या ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी पढ़ा, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने प्रिपेयर किया और इसी की वजह से मेरे मार्क्स इतने इंक्रीज़ कर पाए। नाउ मैं लास्ट पॉइंट टेस्ट करना चाहता हूँ कि नेवर ब्लेम योर सिचुएशन इन लाइफ। हर एक समय ग्रेटफुल रहिए। बहुत लोगों का डिफरेंट प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े रहे होते हैं। तो आप एक्सेप्ट कीजिए अपनी सिचुएशन को कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। और एक बार जब आप एक्सेप्ट करते हैं, तब फिर आपका दिमाग काम करने लगता है कि कैसे सॉल्यूशन लाया जाए उस प्रॉब्लम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, नेवर फोकस ऑन द प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि जैसे किसी लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और फिर ट्राई कीजिए कि कैसे सॉल्यूशन प्राप्त करना है। तो डेफिनेटली यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फिर आप कोचिंग तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है लाइक NACS, या फिर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे वीडियोस, जितने भी स्टडी मटेरियल चाहिए, सब कुछ आपको इंटरनेट पे फ्री मिल जाएगा। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। लेकिन आप फोकस कीजिएगा कि हाँ मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ, तब आप नहीं कर पाइएगा। उसी तरह किसी लोगों का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत ही सिंपल कॉलेज से पढ़ रखा हूँ, मैं खुद बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ रखा हूँ, तो मैं कैसे तैयारी करूँ। जो लोग सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं, अगेन आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं सिंपल बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरा वीकनेस है ये। देन आप फिर सोचना शुरू करोगे कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप बुक्स उठाइए और टॉपर्स के वीडियोस देखिए और खुद के वीकनेस को ध्यान रखते हुए प्लान बनाइए कि हाँ किसी लोगों को पॉलिटी कंप्लीट करने में यदि 10 दिन लगता है तो मुझे 15 दिन लगेंगे। लेकिन 15 दिन के बाद भी यदि 15 दिन के बाद आप उस बुक को कंप्लीट कीजिएगा तो आप भी उसी लेवल पे होइएगा जो बंदा 10 दिन में उस बुक को कंप्लीट किया है। बट एट द एंड आप उस जगह पे तो होइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और वहाँ से सोचना शुरू कीजिए, तो डेफिनेटली आप सॉल्यूशन प्राप्त कीजिएगा। एंड बी ग्रेटफुल इन लाइफ।
जितना मिल गया उसी में खुश रहें और ये सोचिए कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने फैमिली का और अपने समाज का लाइफ अच्छा कर सकता हूँ। आप यदि ऐसा सोचिएगा तो ज़रूर आप लाइफ में कुछ अच्छा कीजिएगा। डजेंट मैटर कि आप IAS बनते हैं या नहीं बनते हैं, आप एक नॉर्मल टीचर भी रहिएगा। मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ में 2-3 इतने अच्छे अच्छे टीचर से मिला हूँ कि आई डोंट थिंक कि मैं उस सर के लायक अचीव भी कर सकता हूँ। वो इतने अच्छे टीचर थे। तो कहीं भी आप लाइफ में रहिएगा, यदि आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू विल बिकम ए गुड फ्लावर। थैंक यू वेरी मच।